हेलो, इट्स Keval and welcome back to my channel। सुनो भाई, अब सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन में फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमें दो टर्म्स माइटोसिस और म्यूसिस इनका बढ़िया से पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग 15-20 मिनट में से धड़ाधड़ खत्म कर देंगे। सबसे पहले देखो इन टर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे हमारे आगे जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं उसके लिए। तो हमें उसके लिए बेसिक्स पता होना चाहिए, तो ये बेसिक्स समझो। सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास एक सेल साइकिल। उससे तुम समझते क्या हो? सेल का मतलब क्या है? एक सिंपल सा सेल है हमारा, जो हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में सेल होता है। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब वो चलाने वाली साइकिल नहीं होती। साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज जहां से शुरू हुई जब वो वहीं पे आके वापस रुक जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? साइकिल बोलते हैं। तो मतलब है, कुछ सेल से जुड़ा हुआ ही है जो जहां से शुरू हुआ वहीं आगे रुक गया। तो ये पूरी एक साइकिल होगी, एक सर्कल हो गई पूरा उसका। तो मतलब किससे जुड़ी हुई चीज है? सेल से जुड़ी हुई चीज है, तो उसका नाम सेल साइकिल रखा। अब देखो ये होता क्या है? ये होता है सेल का ग्रो करना, डेवलप करना। पहले तो देखो सेल का जन्म होगा, फिर सेल की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वो मर जाएगा। फिर दोबारा सेल का जन्म होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर वो मर जाएगा। तो ये पूरी क्या चल रही है? एक साइकिल चल रही है। जैसे हमारा क्या होता है, इंसान का जन्म हुआ, जन्म के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसकी क्या हो गया, शादी हुई, शादी के बाद क्या, बूढ़ा हुआ, बूढ़े के बाद डेथ होगी, दोबारा से फिर जन्म हुआ, ऐसे ऐसे ये सब चलता रहता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर भी ऐसी साइकिल चलती रहेगी, जिसे हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। अब यहाँ पे याद रखो, सेल की ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब सेल की हाइट बढ़ना नहीं होता। सेल की ग्रोथ का मतलब होता है कि जो सेल है भैया, सेल के अंदर तुम्हें बताओ, जैसे तुम्हारा अगर ये तुम्हारा कोई सेल है, तो इस सेल की थोड़ी थोड़ी इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ना। ठीक है, मात्रा बढ़ेगी, इसका हल्का हल्का सा साइज बढ़ेगा, हल्का हल्का साइज, इसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ना, तो ये सब चीजें जुड़ी हुई होती है। किससे रिलेटेड? ये सब चीजें जुड़ी होती है हमारी इससे रिलेटेड, सेल की वॉल्यूम से, साइज से रिलेटेड। ठीक है, समझ, इतनी बात समझ गए। अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये तो बोलते हैं कि क्या सेल्स जो होते हैं एक साइकिल पूरी करने के बाद सेल मर जाता है? कि मतलब जैसे सेल पैदा हो, जैसे हम इंसान पैदा होता है, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, तो क्या सेल भी ऐसे ही मर जाता है? नहीं, नहीं मरता। सेल की डेथ नहीं होती। होती भी है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% है कि नहीं हो, होती है कुछ केसेस में सेल की डेथ भी होती है, लेकिन कुछ कुछ सेल्स की नहीं होती। पहला रीजन क्या होता है कि कब उसकी डेथ नहीं होगी? उसकी डेथ तब नहीं होगी अगर वो सेल जो है डिवाइड करता रहे, करता रहे, करता रहे। डिवाइड करने का मतलब क्या है? डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक थे, एक से क्या हो गए, दो बन गए। ठीक है, फिर दो से दोबारा चार बन गए। ऐसे अगर वो बनाता रहेगा, अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा, तो उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक। दूसरा क्या होता है कि अगर वो क्या करे, रेस्टिंग फेज में चला जाए। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है? रेस्टिंग फेज का मतलब है कि सेल बोल देगा अब मैं कुछ नहीं काम करने वाला, मुझे छोड़ दो, मैं डिवाइड भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मुझे रेस्ट चाहिए, आराम से चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक से जो दो और दो से जो चार बनाना था ना, वो भी बनाना बंद कर देगा। अब वो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि मैं सिर्फ रेस्ट करूंगा, उसे बोलेंगे हम रेस्टिंग फेज। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि वो मर जाएगा। कब मरेगा? कब जब हमारी बॉडी बोलेगी, मतलब मेरी बॉडी ने मान लो बोला कि हमारी बॉडी के इस सेल, हमारी मेरे हाथ में जो ये वाला सेल है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मेरे शरीर ने बोल दिया, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, खुद उसे मार देगी कि चल भाई तू दिक्कत खड़ी कर रहा है मेरे लिए, तेरे को मार देगी। जैसे कैंसर होता है, कैंसर क्या है बेटा जी? कैंसर ट्यूमर ही तो होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। कैंसर के अंदर क्या होगा, सेल का गुच्छा होता है, वो गुच्छा इकट्ठा हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुच्छे को खत्म करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। तो हम मार किसे रहे? उस गुच्छे को, लेकिन ये गुच्छा किससे भी मिलके बना है? हमारी बॉडी के ही सेल्स से मिलके बना है। तो कुछ केसेस में हमें उन सेल्स को मारना भी पड़ता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सेल एक साइकिल खत्म होने के बाद नहीं मरता, या तो वो डिवाइड करेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे 8 से 16 बनाएगा, या फिर वो डिवाइड करना छोड़ देगा, बोलेगा कि बहुत डिवाइड कर लिया, अब मैं रेस्ट करूंगा। या तीसरा केस क्या होगा, जब हमारी बॉडी बोलेगी हाँ कि ये चीज, इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, ये सेल आगे हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, जैसे कैंसर करना, कोई और बीमारी करना। तो इस पार्ट में, किसी भी पार्ट में बॉडी के, हाथ पैर में, टंग में, लिवर में, किडनी में, कहीं पे जो भी सेल है, तो बॉडी सिग्नल देगी कि भाई इसे मारना जरूरी है, वरना ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। तब जाके क्या करेगी, हमारी बॉडी उस सेल को मार देगी, तब सेल मरता है। लेकिन खुद ब खुद सेल नहीं मरता। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये अब चलो, अब भाई डीएनए के बारे में हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। पहले थोड़ा वो थोड़ा पढ़ा था, इतना खास नहीं पढ़ा। मैं तो डीएनए है क्या भैया? डीएनए की अगर तुम फुल फॉर्म देखो ना, ये होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें? एसिड।
एसिड, इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके का एसिड ही है, इतना समझ लो। अब ये जो डीएनए है ये मिलता कहाँ है, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, हमारा जीन्स होगा, और उस जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। अब ये डीएनए क्या है हमारा, सबसे सिंपल तुम्हें याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और इसका काम क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें बच्चे के अंदर ट्रांसफर करा देना। जैसे कि अगर जो बच्चा है, अगर पेरेंट्स जो है, मान लें पेरेंट्स की किसी के मम्मी के बाल ब्लैक है और पापा के बाल ब्राउन है, तो पता चला कि उनको जो लड़की है उसके बाल कैसे निकले, ब्राउन निकले, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर किसका है, पापा का कैरेक्टर है, पापा के तो बाल ब्राउन थे ना, तो उस बच्चे के बाल भी ब्राउन शेड के हो गए, तो वो किसकी वजह से हुए, इस डीएनए की वजह से ही हुए हैं, इस डीएनए की वजह से ही वो गए हैं, कैरेक्टर उधर ट्रांसफर हुए हैं, ये समझ है। इसी तरीके से आंख का कलर हो गया, जैसे स्किन का कलर हो गया, काले गोरे, हाइट वगैरह होगी, ये सब चीजें, तो ये कौन बताता है कि जैसे माँ बच्चे के अंदर क्या क्या कैसे कैसे कलर, कैसी उसकी आंख का कलर होगा, कैसे बाल का कलर, कैसी हाइट होगी, कैसा क्या होगा उसका, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, इस डीएनए पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डीएनए क्या करता है, भेजता है इंफॉर्मेशन, जानकारी भेजेगा उस बच्चे तक, अच्छा बच्चा होने वाला है, अच्छा तो एक काम करते हैं, चलो इसकी आंख का कलर, इसकी मम्मी की आंख का कलर तो ब्लैक है, पापा की का ब्राउन है, चलो इसका ब्लैक कर देते हैं बच्चे का, तो कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, डीएनए अपने हिसाब से देख रहा है इस चीज को, उसमें ज्यादा मैं अंदर गहराई में नहीं घुसना। ठीक। अब जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड, टाइड सर्फ एक्सेल वाला टाइड वाला वो वाला टाइड ही नहीं है, ठीक है, तुम बस सिंपल इतना याद रखो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा, और न्यूक्लियोटाइड भी तो किसी से बन मिलके बना होगा, किससे मिलके बना है, शुगर, शुगर का मतलब रसोई वाली चीनी नहीं होती भैया, कि तुम समझो अरे चीनी चीनी से मिलके बना, नहीं, शुगर का मतलब होता है हमारी जो केमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री में हम अलग अलग तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम शुगर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मीठे नहीं होते। ठीक, याद रखो। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस होता है, ये तुम्हारी लेवल, तुम्हें याद रखना हो थोड़ा थोड़ा सा याद रख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी से। तुम इतना याद रखना कि डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड, टाइड याद रखना, एक होता है न्यूक्लियोसाइड जिसमें SIDE लिखा होगा, जिसमें साइड लिखा होगा, साइड नहीं, अगर साइड लिखा है तो गलत है, टाइड लिखा होना चाहिए लास्ट में, टाइड, अगर टाइड लिखा है तो इसका मतलब वो सही है। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है भाई, ये तीन चीज से मिलके बना होगा, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस, ये ठीक ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इनडायरेक्ट तरीके से बात करूँ, घुमा फिरा के, जो डीएनए है हमारा वो इन तीनों से ही तो मिलके बना है, ठीक है, तो डीएनए हमारा इन तीन से ही तो मिलके बना है। अगर मैं घुमा फिरा के डायरेक्ट सीधी सीधी बात करूँ तो डीएनए किससे मिलके बना, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, इनसे। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, डीएनए की प्रॉपर्टी होता है रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेशन का मतलब साधारण मतलब होता है इंग्लिश में भी कि कॉपी बनाना, कॉपी बनाना। तो डीएनए क्या करेगा भाई, डीएनए की शेप होती है ऐसे, सबसे पहले डीएनए क्या करता है, सोचता है कॉपी बनाऊं यार, क्या करूं, कैसे करूं, अब मुझे अपने संख्या बढ़ानी है, तो सबसे पहले इसके जो दो डंडे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को अलग कर लेगा। देखो ऐसे दिख रहे हो तुम्हें डायग्राम में, ये दोनों अलग हो जाएंगे, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे फिर ये वाला जो एक डंडा है इसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, तो ये वाला डंडा क्या करेगा, अपने जैसा डंडा बनाएगा, तो इसके जैसा कहाँ पे बनाया इसने, ये वाला बना दिया अपने सामने, ये इसके जैसा। फिर ये इधर वाला जो डंडा है ये अपने जैसा बनाएगा, तो इस वाले डंडे ने क्या करा, अपने जैसा बना दिया। अब जैसे ही इन दोनों ने अपने जैसे डंडे, एक दूसरे के जैसे डंडे बनाए, फिर क्या होगा, ऐसे, ये एक ऐसे कलर में और ये एक ऐसे कलर में, ऐसे ऐसे ये डीएनए बन जाएगा, नया डीएनए बन जाएगा, फिर ये दोनों आपस में बन जाएंगे और ये दोनों आपस में बन जाएंगे, फिर बाद में ये अलग होंगे, अलग होंगे ये दोनों भी, इसी तरीके से जैसे ये अलग हुआ ना यहाँ पे, उसी तरह से वो दोनों भी अलग होंगे, अलग होने के बाद फिर वो डंडे अलग होंगे, डंडे से फिर वो एक दूसरे की जैसे सामने सामने बनाएंगे, फिर वो सामने सामने एक दूसरे पे लिपट जाएंगे, उसके बाद ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, इसे बोलते हैं हम साधारण भाषा में रेप्लिकेशन। अब सेल साइकिल का मतलब क्या है, सेल की ग्रोथ होना, सेल का डेवलपमेंट होना, सेल की ग्रोथ होना और सेल का डेवलपमेंट होना, ठीक है, सेल का साइज वाइज बढ़ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है सेल की ग्रोथ कराना, क्योंकि कि नन्ना मुन्ना सा सेल है कि चल भाई ये सेल है, चल अब बड़ा हो जाए बेटे, कुछ कुछ समझे ऐसे चुटकी हो जाएगी, सेल बड़ा हो गया, इतना आसान है नहीं, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होंगे, फेजेस होते हैं। फेजेस का मतलब जैसे कि हमारा क्या होता है बचपन, फिर आता है हमारा एडोलेसेंस आ गया, फिर आता है हमारा एडल्ट,
उसके बाद आता है हमारी ओल्ड एज। तो ये सारे चार हमारी लाइफ में फेजेस होते हैं। तो सेल के, हर एक सेल के जीवन में भी इसी तरह से चार फेजेस होते हैं। जीवन, एस, G1, S, G2 और M। एम फेज, एम की फुल फॉर्म लिख दी मैंने यहाँ पे माइटोसिस, इसलिए तुम्हें लंबा लगा, ठीक है। तो ये चार फेज होते हैं, G1, S, सीरीज में याद रखना। ऐसा तो नहीं होता कि हम पैदा होते हैं, बुढ़े हो गए, उसके बाद हम जवान हुए, नहीं, सीरीज में होते हैं ना सारे फेज। तो सेल के जीवन में भी सारे के सारे फेज सीरीज में ही होंगे, G1, S, G2 और M। अब देखो, इन फेजेस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानूंगा। अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस क्या होगा भैया? माइटोसिस, माइटोसिस याद रखो, इसके अंदर क्या होगा भाई? देखो याद रखो, सिंपल सा, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। साधारण तरीके से ऐसे सेल बनते चले जाएंगे, जैसे तुम्हें ये साइकिल दिख रही है, इसी तरीके से बनेंगे। पर एक फर्क होता है यहाँ, ये जो सेल बनते हैं ना, ये हमारी हाइट बढ़ाने में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, या कोई कहीं पे बॉडी में चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंजरी होगी उस जगह पे, वहां वहां ये सेल मदद करते हैं। कौन से? जो माइटोसिस वाले प्रोसेस से नए नए सेल बनते हैं, वो इन चीज में मदद करते हैं। बॉडी की ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना, कहीं चोट लग गई है उसे ठीक करना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, इंजरी है उसे ठीक करना, रिपेयर करना, ये जितने भी काम है इस तरह के, उन सब में क्या करते हैं? माइटोसिस वाले सेल हमारा मदद करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो माइटोसिस कैसा प्रोसेस है भैया? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक से दो, दो से चार, चार से आठ, मतलब कि टू का टेबल चलाते रहना है, टू का मल्टीपल में चलते रहेंगे, 4, 8, 16, 32, इस तरह से सेल्स बनते चले जाएंगे। अब माइटोसिस में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट हमें ट्विस्ट हमारा क्या है? हमने ऊपर डीएनए के बारे में पढ़ा कि डीएनए का वही सिंपल सा काम है, डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? शुगर, फोस्फेट्स और नाइट्रोजनस बेसिस, इन तीन से। तो मतलब कि हमारा जो डीएनए है वो शुगर, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना है। इतना हमने डीएनए के बारे में याद कर लिया, ठीक है। माइटोसिस में हमारा डीएनए ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या होता है कि माइटोसिस में जैसे एक सेल से दो सेल बने, तो अब हर सेल के अंदर अपना खुद का डीएनए होगा। अब मैं तुम्हें कहूँ कि एक सेल से दो सेल बने कैसे हैं? ये एक सेल था, इस सेल के पास क्या था? अपना खुद का डीएनए था, अपना खुद का साइटोप्लाज्म था, सब कुछ अपने अपनी ऑर्गेनेलिस के पास सारे अब खुद की थी। पर इससे ये दो बनी कैसे? कोई मुझे ये तो बताओ, इससे ये दो भैया ऐसे बनती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक सेल होता है, ठीक है, इस सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या पड़ा है? साइटोप्लाज्म पड़ा है इस सेल के। तो ये सेल क्या करेगा? सबसे पहले क्या करता है? अपने इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए होता है, उसके दो टुकड़े कर लेगा, ठीक है, दो टुकड़े करता है, ठीक है, ऐसे सेल के, एक सेल के अंदर ही ऐसे 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 इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, किसके किसके दो दो टुकड़े हुए? न्यूक्लियस के। उसके बाद जब न्यूक्लियस के टुकड़े हो गए, उसके बाद ये सेल क्या करेगा? अपने साइटोप्लाज्म के टुकड़े कर लेगा, मतलब कि साइटोप्लाज्म मतलब अपने आप को पूरे को डिवाइड कर लेगा। तो ये ऐसे ऐसे हमारे दो सेल बन जाएंगे। तो इसके पास अलग न्यूक्लियस होगा, इसके पास अलग न्यूक्लियस होगा। तो इस तरीके से सेल हमारा डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमने अमीबा में देखा था, अमीबा करता है, अमीबा सबसे पहले किसे करता है? अपने उस न्यूक्लियस तो उसमें होता ही नहीं अच्छी तरीके से, फिर वो अपने क्या करता है? बॉडी को डिवाइड कर लेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में सेल्स भी डिवाइड करते हैं। लेकिन अब तुम पूछोगे कि इसके पास तो एक डीएनए था, तो क्या इसने आधा आधा डीएनए कर लिया? नहीं, आधा आधा डीएनए नहीं करता। माइटोसिस के अंदर ट्विस्ट यही होता है कि माइटोसिस में जो ये सेल है, ये सबसे पहले अपने डीएनए की मात्रा डबल कर लेगा, क्योंकि इसे पता है कि इसे आगे जाके अपने डीएनए दो लोगों के बीच बांटने हैं, तो उनके बीच झगड़ा ना हो जाए कि मुझे कम दिया और उसे ज्यादा दिया। तो इसलिए क्या करेगा? अगर इसके पास जो है इतने साइज का एक डीएनए है, तो ये इतने ही साइज का दूसरा डीएनए भी अपने अंदर बना लेगा, ताकि एक इसे दे दिया और एक इसे दे दिया, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, ठीक है। तो डीएनए को बना लेगा अपने को ऐसे ही जब क्या हुआ, फिर ये दो बन गए। अच्छा, ये दो बने, अब ये दो भी आगे डिवाइड होंगे, क्योंकि माइटोसिस में डिवीजन चलता रहेगा, नहीं रुकता, लगातार चलता रहता है, नहीं रुकेगा। लेकिन
कभी कभी रुकता है, कब रुकेगा जब बॉडी बोलेगी बस अब रोक दो, अब जरूरत नहीं है। अब जैसे इसके पास एक डीएनए आ गया बराबर मात्रा का, इसके पास बराबर मात्रा का, अब इन दोनों को भी आगे डिवाइड करने, तो अब ये भी सोचेंगे कि कहीं हमने जो सेल बना दिया उनके बीच लड़ाई ना हो जाए कि मुझे कम दे दिया, मुझे ज्यादा दे दिया। जिस छोटे बच्चों में होते हैं कि मम्मी ने मुझे ज्यादा दिया, उसे कम दिया, मतलब मुझे कम दिया उसे ज्यादा दिया। ऐसे छोटे बच्चों में लड़ाई होती है ना कि मुझे चिप्स कम मिली उसे ज्यादा मिली। तो सेल को भी ये रहता है कि कहीं में लड़ाई ना हो जाए, तो सेल क्या करेगा, इसके पास जो डीएनए है ऐसे ही डिट्टो एक और डीएनए बना लेगा। कैसे बनाएगा, जो ऊपर रेप्लिकेशन प्रोसेस पड़ा था इससे बनाएगा, इससे बनाएगा भैया, इससे बनाएगा, डीएनए डबल करेगा अपना, ठीक है। इससे डीएनए और डबल कैसे करेंगे, तो बोलेगा ये सब कैसे हो रहा है, ये सब सेल के अंदर ही हो रहा है, हमें नहीं दिखता, हमें नहीं पता चलता बहुत, क्योंकि ये सब बहुत तेजी से होता है, बहुत फटाफट से प्रोसेस ये होता है। तो क्या करेगा, डबल कर लेगा। अब डबल कर लिया, डबल करने के बाद एक ही से दिखेगा, एक ही से दिखेगा, तो फर्क ही खत्म हो जाएगा, दोनों के पास सेम टू सेम आ गए। तो इस तरह माइटोसिस के अंदर ये चलता रहता है। डिवीजन तो इसी तरह होगा, बस ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे डीएनए डबल होंगे और डबल होने के बाद डीएनए दो हिस्सों में बट जाएंगे, ठीक ही है। अब देखो, अब हमने जो चार फेज पढ़े कि सेल का पैदा होना, उसके बाद ये सारे जैसे हमारे क्या था, चाइल्डहुड था, एडल्टहुड हो गया, ये सब ओल्ड एज हो गया, ये सब थी उस, तो उस तरीके से सेल साइकिल में भी चार फेज होते हैं। जीवन फेज, जीवन फेज का सिंपल काम होता है सेल ऑर्गेनली को डिवाइड कराना। मतलब कि जब सेल डिवाइड, ये चार फेज है कि जब सेल, एक सेल से दो सेल बनते हैं, मतलब बहुत सारे सेल जब बनेंगे तो उसमें हमारे चार फेज लगते हैं। तो उसमें से जो जीवन फेज है उसमें सबसे पहले क्या होती है, सेल ऑर्गेनली डिवाइड होगी। सेल ऑर्गेनली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और जो हमारी वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब टूटते हैं, डिवाइड हो गए तो एक बराबर मात्रा में टूटेंगे। जैसे एक सेल है, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या होगा, दो हिस्सों में, आधे इसके पास आधे इसके पास, ऐसे डिवाइड होंगे। मतलब कि एक 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 जैसे इसके अंदर, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे दो बनेंगे, फिर एक एक सेल को मिल जाएगा, एक सेल को मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दो बनेंगे, एक एक सेल को मिल जाएगा, एक एक सेल को मिल जाएगा, ऐसे। एस फेज के अंदर क्या होगा, डीएनए डबल होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, डीएनए डबल होता है ताकि लड़ाई ना हो। जी टू फेज आता है, फिर जी टू फेज मतलब जिसमें प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन वो वाला पनीर से मिलने वाले प्रोटीन नहीं होते भैया, प्रोटीन वो होते हैं जो आगे जाके हमारे डीएनए की मतलब कि डीएनए की और बॉडी में डेवलपमेंट कराते हैं और रिएक्शंस कराते हैं, बॉडी में डीएनए की फॉर्मेशन कराते हैं। बालों को जो बनाते हैं, बाल जो है हमारे किससे मिलके बने, प्रोटीन से मिलके बने, तो प्रोटीन भी तो चाहिए हमें। तो प्रोटीन कौन बनाता है, जी टू फेज बनाता है प्रोटीन, ताकि उस प्रोटीन से हमारे बालों की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ये सब। अब आता है फिर अगला हमारा एम फेज आ गया। अब एम फेज, ये अब तुम बोलोगे जी जीरो फेज क्या है, जी जीरो, जी से जी नोट बोलते हैं। जी नोट फेज होता है कि अगर कोई सेल बोल देगा कि अब मैं आगे डिवाइड नहीं करना चाहता, मुझे सेल साइकिल में पार्ट नहीं लेना, मुझे रेस्ट करना है, तो वो सेल चला जाता है इस वाले फेज के अंदर, जी नोट फेज के अंदर, जिसे बोलते हैं हम लोग रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, वो इसके अंदर चला जाएगा कि मैं इसमें जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं करना, तो हमारी बॉडी बोलेगी ठीक है, अब मुझे जो जरूरत है तो तुम कर ले, इसे निकाल दे। अब अगला फेज क्या होता है, इतना समझ आया। जीवन फेज क्या होगा, जिसमें हमारी सारी सेल ऑर्गेनली डिवाइड करती हैं, एक से दो बनती हैं। एस फेज के अंदर डीएनए जो होगा डबल हो जाएगा, डबल होगा डीएनए, तभी तो दो बेटों में बराबर जमीन की बटाई होगी। जी टू फेज के अंदर प्रोटीन बनेगा, जिससे हमारे बाल बनेंगे, हड्डियां बनेंगी, ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक है, नेल्स बढ़ेंगे। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये जी टू फेज में जो प्रोटीन बन रहे हैं उनसे आएगा। जी नोट फेज कौन सा होगा, ऐसा फेज जिसमें कुछ कुछ सेल्स चले जाते हैं। कौन से सेल्स जाएंगे, वो सेल्स जाएंगे जिनकी अब हमारे शरीर को जरूरत नहीं, या फिर उन्हें अब उनकी उम्र हो चुकी, उम्र काफी हो गई, अब उन्हें आगे काम नहीं करना, तो वो किस में चले जाएंगे, जी नोट फेज में चले जाएंगे। अब आता है एम फेज। एम फेज मैंने ऊपर तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया। एम फेज में क्या होता है, वही सबसे पहले डीएनए का डिवीजन होना, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, उसे बोलते हैं हम एम फेज। देखो, कैरियोकाइनेसिस, बस मॉडर्न नाम दे दिए साइटोकाइनेसिस, डीएनए का डिवीजन और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो एम फेज होना। तो अगर मैं पूरी साइकिल तुम्हारे सामने दोहराऊं, तो सबसे पहले जीवन फेज, जीवन फेज के अंदर खाली सेल ऑर्गेनली क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी, जीट। उसके बाद एस फेज आया, लाइन में पढ़ेंगे। पहले जीवन फेज आया, जीवन फेज के अंदर क्या हो रहा था, सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनली थी वो अच्छे से काम कर रही थी जीवन फेज के अंदर। उसके बाद हमारा एस फेज आया, एस फेज में डीएनए जो है वो डबल हो गया, एक अगर डीएनए था तो वो खुल के उसने दो डीएनए बना लिए। उसके बाद आ गया हमारा जी टू फेज, जी टू फेज में काम मैं बनाता हूँ प्रोटीन, ताकि जो बच्चा, जो प्रोटीन बनाता हूँ ताकि सेल की भी ग्रोथ हो और
बाल वगैरह, नेल्स वगैरह, इन सब के डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल हो। उसके बाद आगे हमारा एम फेज। एम फेज में जब ये सारी चीजें बन गई, एम फेज के अंदर आखिरी में क्या हुआ, ये जो एस फेज में डीएनए बना था ये दो हिस्सों में बट गया, और लास्ट में ये जो जीवन फेज में सेल ऑर्गेनेलीज बनी थी ये दो हिस्सों में टूट गई, बट गई। और इस तरीके से हमारे क्या हुए, ऐसे ऐसे ये देखो सेल्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो गई। तो सबसे पहला आया जीवन फेज, जिसके अंदर क्या था हमारा, तो सेल ऑर्गेनेली मतलब कि सेल ऑर्गेनेली मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब में ये डिवाइड हुए, ये सब आपस में बटे, तो दो हिस्से हुए इन सब के। उसके बाद दूसरा एस फेज के अंदर हमारा एस फेज में क्या था, जो डीएनए था, डीएनए ने अपनी संख्या बढ़ाई, एक से दो, दो से चार, ऐसा बढ़ा डीएनए। उसके बाद हमारा जी टू फेज के अंदर प्रोटीन बने, जो भी हमारे सेल को प्रोटीन की जरूरत थी वो सब प्रोटीन बने। और उसके बाद आता है हमारा एम फेज, जब सब कुछ बन गया अब है सबको तोड़ने की बारी। तो एम फेज के अंदर क्या होता है भैया, एम फेज के अंदर अब सब तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने जो दो डीएनए बने थे उन डीएनए को बांट दिया, सेल के अंदर बांट दिया, सेल के अंदर ही ऐसे दो बना दिए। उसके बाद हमने पूरे के पूरे सेल को बांट दिया। अब सेल जब बटे तो इसके अंदर उस टाइम पे दो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे होंगे ना, दो गोल्जी बॉडी होगी, तो एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तभी तो दो सेल बने ना। समझ आए ना, सारी चीज डिवाइड हुई क्योंकि, समझ आए। तो इस तरह से भैया माइटोसिस होता है, तो ये पूरा माइटोसिस है हमारा। ठीक, अब आगे देखो, अब आ गया मियोसिस। मियोसिस साधारण से याद रखो। माइटोसिस कब होता है, जब हमारी बॉडी में किसी भी कहीं चोट लगी हो, वहां किसी सेल की जरूरत हो बॉडी की हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इस तरह के काम के लिए जब भी सेल्स की जरूरत होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस होता है। लेकिन जो मियोसिस नाम का प्रोसेस होता है वो वो तभी होगा जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस नाम का प्रोसेस होता है। इसके लिए ये स्पेशल सेल्स होते हैं इसके लिए, जिन्हें हम जर्म सेल्स बोलते हैं। जर्म सेल्स बोल लो, रिप्रोडक्टिव सेल्स, वही सेल्स सिर्फ इस प्रोसेस को दिखाते हैं। बाकी लिवर के, किडनी के, ब्रेन के कोई सेल्स इस प्रोसेस को नहीं दिखाने के सारे जो सेल्स होंगे लिवर, किडनी के और जितने भी हार्ट के सेल्स, वो सब के सब कौन सा प्रोसेस दिखाएंगे, माइटोसिस दिखाएंगे। सिर्फ हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स होते हैं जो ये वाला प्रोसेस दिखाते हैं, मियोसिस, सिर्फ उनके सेल्स मियोसिस दिखाएंगे। अब उन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है उनका दूसरा नाम जर्म सेल्स होता है। अब दो जर्म सेल्स होते हैं, एक हो गया हमारा स्पर्म, एक हो गया ओवम। स्पर्म मिलता है आदमियों के अंदर, मेल्स के अंदर, लड़कों के अंदर। ओवम मिलता है फीमेल्स के अंदर, औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर। कुछ नहीं होती, ये तुम्हें नाम लग रहा होगा हाय क्या है, कुछ नहीं है, ये भी सेल है। ठीक है, ये आदमी में मिलने वाले सेल्स हैं और ये औरतों के अंदर मिलने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं। माइटोसिस में जितने भी सेल्स पड़े वो बॉडी के हर पार्ट में होंगे एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और मियोसिस में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर ही होंगे। ठीक, अब यहाँ पे भी एक तो छोटा सा ट्विस्ट है, वहां पे ट्विस्ट क्या था कि डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है कि डीएनए डबल नहीं होता। मतलब वहां पे डीएनए ऐसे ऐसे था ना, तो खुल के उसने ऐसे बना दिया था, यहाँ पे मियोसिस में नहीं बनाता, इतना याद रख। ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में, नहीं बनाता। ऐसे इसका ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होता है भैया, देखो हमारी बॉडी में ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 मतलब 23 पेयर्स, इतना तो पता ही है ना, 46 का मतलब 23 पेयर्स। कैसे, अब देखो जो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कोई भी अकेले में नहीं होगा, क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स आपको अपना जोड़ा चाहिए। तो अब बॉडी में हम कहते हैं अगर, तो हमारे सबका हिसाब ये मैं खुद तुम्हें वो नहीं बता रही कहीं से भी तुक्का मार के कि ऐसा नहीं, ये होते हैं बेटा, ये कैलकुलेट किए हुए हैं, साइंटिस्ट ने बताया कि इंसान की बॉडी में इतने होते हैं। भालू की बॉडी में अलग होंगे, बंदर की बॉडी में अलग होंगे, बिल्ली की बॉडी में अलग होंगी, कुत्ते की बॉडी में अलग होंगी, सबकी बॉडी में अलग होते हैं। क्रोमोसोम बोलता है मैं कभी भी अकेला नहीं रहूंगा, उसको लगता है अकेले में डर, तो उसे चाहिए होता है एक साथी। तो साथी चाहिए होने के लिए उसे क्या चाहिए, ऐसे ऐसे साथी चाहिए उसे। तो हमेशा जोड़े में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जोड़े इसी तरीके से कई जोड़े प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो इंसान का मतलब चाहे वो आदमी का शरीर हो चाहे औरत का शरीर हो। 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स को अगर मैं खोल लूं, पेयर मतलब जोड़े, जैसे 23 जोड़ी जूते हो गए, तो जोड़ी जूते मतलब कितने जूते, टोटल 46। तो इसी तरह से 23 पेयर्स का मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये सेल है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सबसे पहले ये सेल बटेगा दो सेल्स में, जैसे ऊपर माइटोसिस में बटा था, साधारण। ठीक है, तो 23 इसके पास चले गए, 23 इसके पास चले गए। अगर यहाँ हो रहा होता माइटोसिस,
तब क्या होता, ये 23 पहले, अगर यहाँ पे माइटोसिस हो रहा होता, खुद बताओ क्या होता, तब ये 23 और 23 बनाता, और ये वाला 23 भी और 23 बनाता, और फिर बांटता दोबारा से इक्वल इक्वल, ताकि सब में 23 23 जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, इनके पास 23 23 थे दोनों के पास, तो ये आगे भी 23 23 23 23 ये रहेंगे, 23 23 23 ये रहेंगे। ये होता है मियोसिस। इसमें जो क्रोमोसोम्स है, जो डीएनए है, वो डबल नहीं होता। इसका ट्विस्ट ये है, शुरुआत में 46 रहेगा, उसके बाद 23 हो गया एक बार अगर, तो बस ये 23 परमानेंट आके 23 ही रह जाएगा, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। ये होता है हमारा म्यूसिस। अब म्यूसिस दो तरह का होता है, म्यूसिस वन, म्यूसिस टू। म्यूसिस वन के अंदर शुरू में 46 होंगे, जो 23 में बट जाएंगे, क्योंकि 46 का आधा होता है 23, तो एक सेल को 23 मिले, दूसरे को 23 मिले। लेकिन जब ये दोनों सेल अब क्या करेंगे, एक प्रोसेस तो इन्होंने कर लिया, अब इन दोनों सेल को क्या करना पड़ेगा, दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये दोनों सेल दूसरा प्रोसेस करने के लिए म्यूसिस टू में चले जाएंगे। तो म्यूसिस टू के अंदर अब दोनों 23 23 थे, तो ये आगे भी 23 23 ही रहेंगे। ठीक है, इतने ही रहेंगे, ये इससे ज्यादा नहीं होने के कि 23 का हाफ हाफ हो जाएंगे, या जो आया फिर उसका हाफ हाफ हो जाएंगे, ना भैया ना, 23 है तो 23 रहेंगे, ये कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं। ये तो फर्क है माइटोसिस और मियोसिस में, कि इसमें तो ऐसा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं तुम्हें कहूँ माइटोसिस हो रहा होता, तो माइटोसिस के अंदर क्या होता, माइटोसिस में अगर होता कि अगर 46 है, तो अगले दो सेल जो होंगे उनके अंदर भी ये पहले कितने बनाता, 46 बनाता, अपनी कॉपी करता, उसके बाद 46 ही इसे देता, और 46 ही इस वाले को देता, फिर ये वाले सेल भी अपनी कॉपी बनाते 46 की, फिर नीचे आपस में 46 बांट देते। ठीक है, ये 46 ही चलता रहता। लेकिन मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मियोसिस एक स्पेशल प्रोसेस है, जो सिर्फ बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, मतलब कि औरतों के अंदर ओवम और मेल के अंदर, आदमी के अंदर स्पर्म सेल्स जो होंगे, सिर्फ उन्हीं के अंदर होता है। और ये एक शर्त रखता है अपनी, कि मैं प्रोसेस कराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, मतलब सिर्फ पहली बारी में डिवाइड होंगे 23 23, एक बार वो 23 23 होंगे, उनकी संख्या कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अब वो जब ये वाले सेल्स, जो ये एक सेल है, मान लो इसने ये प्रोसेस करा, ये सेल ने प्रोसेस कर लिया म्योसिस वन, जिसने वन कर लिया, टू के लिए उसे जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वन करके छोड़ दो, टू में तुम्हें घुसना ही पड़ेगा, तब तक म्योसिस पूरा ही नहीं होता। तो ये म्योसिस टू के लिए जब जाएगा, इसके पास 23 23 ही होंगी, तो अब इसके म्योसिस की शर्त है कि 23 के 23 ही रहने चाहिए, आधे नहीं होने चाहिए, तो ये कांस्टेंट रहते हैं। तो ये है भैया हमारा म्योसिस। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी सी फोटो दिखाऊं। अब देखो इसमें क्या है, अब हमने कहा कि अब इन सेल से क्या होता है, जैसे ये 23 है, मैं तुम्हें बताऊं 23 किसके अंदर थे, ये स्पर्म था, इस स्पर्म के अंदर अब कितने थे, 23 थे, इस ओवम के अंदर क्या 23 है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, इनके अंदर 23 रह जाएंगे, मिलने के बाद टोटल सम करोगे इनका कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, तो मिलने के बाद ये क्या करेंगे, ज़ायगोट बनाएंगे, तो उस ज़ायगोट के अंदर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और हमारी ज़ायगोट का मतलब बच्चा, और कुछ नहीं, बच्चा है, तो बच्चे के अंदर कितने 46, और हम हमारे अंदर कितने होते हैं 46 ही होनी चाहिए। इसलिए मियोसिस जो होता है उसमें ये प्रोसेस होता है कि 23 की 23 रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम मियोसिस की जगह माइटोसिस करते हैं, तो 46 तो भाई स्पर्म के पास होते हैं, और 46 ही भाई ओवम के पास होते हैं, और 46 और 46 देख कितने होंगे, इतने तो हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स नहीं होते, जितने ये ऐड करके हो जाते हैं। इसलिए हमारी बॉडी ने क्या करा है, एक प्रोसेस मियोसिस नाम का प्रोसेस रखा है, स्पेशल प्रोसेस, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, ताकि क्रोमोसोम्स की जो संख्या है, जो उनकी मात्रा है 46, वो कांस्टेंट रहे, वो बनी रहे। इसलिए वो क्या करती है, यहाँ पे इन्हें हाफ हाफ कर देती है, इसे मैं रख करूँ, इसलिए वो यहाँ पे करती है हाफ हाफ, 23 इन्हें कर देती है, 23 क्यों करती है, क्योंकि उसे पता है हमारी बॉडी को क्या एंड में 46 होने ही है, तो इसलिए मैं इन्हें हाफ हाफ ही रखूंगी। ठीक, इसलिए यहाँ पे माइटोसिस नहीं होता, और अगर यहाँ पे माइटोसिस होता ना, तो भाई 46 इंटू 2 करके देख लो, तो इतने सारे क्रोमोसोम्स बॉडी में आ सकते, इतने सारे, इतने तो ह्यूमन बॉडी में होते भी नहीं। और ये तो कांस्टेंट होता है कि अगर हमारे अंदर 46 है, तो 46 ही रहेंगे, ये ज्यादा कम नहीं हो सकते, कांस्टेंट होती है ये बात, ये पहले से लिखी गई बात है, ये नहीं है कि 10 साल बाद 5 6 बड़े में मिलेंगे, ना भैया ऐसा कुछ नहीं है।
अब ये देखो माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, इसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये जो 4 फेज है ना, ये उसका पार्ट है एम फेज के, जो हमने एम फेज पढ़ा था ना, जिसमें हमने कैलिकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ा था। एम फेज के 4 पार्ट होते हैं, कुछ नहीं होता भाई। सेल है, ये क्रोमोसोम्स दिख रहे तुम्हें, ये क्रोमोसोम्स जोड़ा बनाएंगे, अपना संख्या डबल करेंगे, डबल करने के बाद ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, देखो डीएनए डबल हो गया और क्रोमोसोम भी डबल हो गया। ये है हमारा मियोसिस। मियोसिस के अंदर सिंपल क्या होता है, मियोसिस के अंदर देखो ये 4 थे, ऐसे 4 से ये 4 हुए, इन 4 से फिर ये 2 हो गए, और 2 से फिर ये दो दो ही रहने लगे। मतलब कि 46 थे, 46 से 23, 23 हुए, और फिर ये कांस्टेंट 23 ही रहने लगे। क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, क्योंकि अपन की बॉडी को पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म और ओवम को आखिरी में आके मिलना ही है। जब उनका मिलन तय ही है, तो मिलन के बाद तो 46 होने ही है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 23 रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन दोनों का मिलन होना है। और माइटोसिस में कोई मिलन ही नहीं होता किसी चीज का, तो इसलिए माइटोसिस के अंदर पूरे 46 रखने पड़ते हैं। फर्क समझ आया है? तो ये इनके बीच का डिफरेंस था भैया, ये मियोसिस और माइटोसिस था। मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश करी, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना प्लीज।